नमस्कार साथियों। मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय जेएनयू एनसीईआरटी आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में और इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हमने लिया है, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कैसे लें और उसका क्या प्रोसेस है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3-4 देशों में चलाए जाते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, श्रृंखला है। सबसे बड़ा शिक्षा का ऑर्गेनाइजेशन है। 1255 केंद्रीय विद्यालय देश और विदेश में चलते हैं। करीब 14 लाख से ऊपर बच्चे इसमें पढ़ते हैं और 54,000 से ऊपर यहाँ शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं। इन सबको करीब 25 रीजनल ऑफिसेज में बांटा गया है ताकि शिक्षा के स्तर, गुणवत्ता, क्वालिटी और इन सबको कंट्रोल किया जा सके। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आप अपने 5 ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जहां शिक्षकों को लगातार इन सर्विस और इंडक्शन कोर्सेज कराए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये उठता है कि क्या मेरे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है? वहाँ तो होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चे का और किसी भी पेरेंट्स अगर वो इच्छुक है तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कैसे करना होता है और क्या है? एक मिथ ये है कि क्या क्लास 1 से और 9th तक ही एडमिशन होते हैं, 11th में नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 11th में भी अगर नॉन केवी का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ा है और फिर भी पढ़ना चाहता है तो और 11th में अगर उस स्कूल में उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है तो उस बच्चे का हो जाएगा प्रायोरिटी के कैटेगरी के मुताबिक। तो ज़रूर अप्लाई करें। एक और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं में कहीं भीड़ तो नहीं होती है? 80-80, 90-90 जैसे बच्चे बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ की एक आइडियल स्ट्रेंथ है 40, एक क्लास और 40 बच्चे। तीसरा FAQ है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होता है, इसका कोटा होता है क्या? तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब कि ऐसी गर्ल चाइल्ड जो अपने माँ बाप की अकेली संतान हो, भाई नहीं होना चाहिए, या फिर ट्विन हो, जुड़वा बच्ची हो, तो उसको इस कोटे का एडमिशन में लाभ मिल सकता है। एक और क्वेश्चन उठता है कि एज एलिजिबिलिटी क्या होती है? कितनी साल की उम्र में हम अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं? तो मैं बता दूं कि अभी कुछ 2-3 साल पहले तक नई शिक्षा नीति आने से पहले तक 5 साल का बच्चा जब 31 मार्च को हो जाता था तो उसका एडमिशन के लिए वैलिड हो जा सकता। लेकिन 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद इसमें उम्र में परिवर्तन किया गया और अब 6+ की एज में क्लास 1 में एडमिशन होता है और ऐसे ही एक साल आगे बढ़ के 9 तक ये चलता रहता है। एक और क्वेश्चन है कि जो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें प्रायोरिटीज़ का क्या लफड़ा होता है। हमने अप्लाई किया और मेरा नहीं हुआ तो, और उसी दूसरे का हो गया, जबकि कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। तो प्रायोरिटीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय हिंदुस्तान में 2 तरीके के केंद्रीय विद्यालय हैं। एक होते हैं सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय और दूसरे होते हैं PSU या IHL सेंटर्स के, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के। तो डिफेंस और सिविल सेक्टर के स्कूलों की प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का एडमिशन होता है, फिर केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट का, फिर राज्य सरकार के बच्चों का, फिर चौथे नंबर पे आते हैं राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट के, और 5वें नंबर पे बिजनेस क्लास, जनरल क्लास, जो कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं है, उनका होता है।
दूसरे तरीके के जो पब्लिक सेक्टर या आईएचएल के स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के, वहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी होती है उन कैंपस के और वहाँ के कर्मचारियों के बच्चों का, और बाकी की 5 ये साथ में कैटेगरी लग जाती हैं। तो ऐसे सिविल और डिफेंस में 5 कैटेगरी होती हैं, और पीएसयूज और आईएचएल में 6 कैटेगरी होती हैं। तो ये कैटेगरी का है। अब एक और आता है कि क्या प्रिंस और बच्चे की उम्र का आता है। तो उम्र मैंने बताया कि 6 साल होनी चाहिए, 31 मार्च को उसकी 6 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रिंसिपल क्या कोई एज रिलैक्सेशन दे सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। प्रिंसिपल को कोई भी पावर नहीं है उम्र में छूट देने का। हाँ, जो फिजिकली चैलेंज बच्चा है उसको अपर एज लिमिट में छूट दी जा सकती है अगर ज़रूरी है तो। एक और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन यहाँ कितना होता है। तो रिजर्वेशन एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% और 3% फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, और 25% सीटें रिजर्व होती हैं राइट टू एजुकेशन के लिए। तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो इनके एडमिशन कब से शुरू होते हैं, एक और क्वेश्चन है। तो एडमिशन केवी में शुरू होते हैं क्लास 1 के लिए फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फरवरी से, जिसका समय आने वाला है। आपसे ऑनलाइन एडमिशन मांगे जाते हैं, फॉर्म मांगे जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं? तो या तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाइए जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट खोलिए और उसमें जो लिंक आता है लिंक को खोलिए, तो फॉर्म्स वगैरह सब आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। फिर उसका कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन होता है, उसमें किसी का हाथ नहीं होता है। देन आरटीई क्या होता है आप जानना चाहते हैं। तो आरटीई का राइट टू एजुकेशन सरकार का एक ये नियम था कि जिसमें डिप्राइव्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच या लो इनकम ग्रुप और बीपीएल, इन बच्चों का 25% रिजर्वेशन होता है। तो देन फिर आप पूछ सकते हैं कि कैटेगरी कैसे हम और भरते समय कैटेगरी सिलेक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर एससी हैं और वीकर सेक्शन में भी आते हैं और पीएच भी हैं तो थोड़ा ध्यान से भरिए, क्योंकि आपको तिगुना लाभ मिल सकता है, 3 गुना। तो देन एक कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स आरटी के लिए क्या ज़रूरी हो सकते हैं। तो आरटी के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपका अपना सर्टिफिकेट, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए। आप बीपीएल या लो इनकम ग्रुप के हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल शुड नॉट बी मोर देन 5 किलोमीटर। ये जो रेडिकल डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है तो 8 किलोमीटर। तो सब एक लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत मांगते हैं उसमें कि ये लाइए वो लाइए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके करीब 10 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ध्यान दे लें। एक तो सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा बच्चे का। बर्थ सर्टिफिकेट आपके नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, अगर आर्मी का बच्चा है तो मेडिकल हॉस्पिटल का, इस तरीके से ये बर्थ सर्टिफिकेट, पंचायत का तो उसका पंचायत का रजिस्टर नंबर और ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है अपनी और बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि लगनी होती हैं, तो वो तैयार रखिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस प्रूफ होता है, जहाँ रह रहे हैं उसका पते का प्रूफ।
तो प्रूफ चाहे आधार कार्ड हो, बिजली का बिल हो, या कुछ भी ऐसा हो, किराएदार हैं तो किराएदारी पे रह रहे हैं तो आपका वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया हो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी, अटेस्टेड कॉपी हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ट्रांसफ़र पे आ जा रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसका बड़ा एडवांटेज होता है। EWS BPL सर्टिफिकेट आप रेडी कर लें। अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल, ये दोनों रखें। तो एक्टिव मोबाइल और एक्टिव मेल के साथ में अपना सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ डिक्लेयर्ड डिस्टेंस सर्टिफिकेट, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे घर से और स्कूल की दूरी इतने किलोमीटर। अगर 5 से ऊपर हो गया तो नहीं होगा, गांव में 8 से ऊपर, ग्रामीण क्षेत्र। देन अगर बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, बच्चे का ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड, इतनी सारी चीज़ें आप पहले से तैयार कर लें। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर बाबा अगर आप पे मेहरबान हुए, कंप्यूटर मीन्स लॉटरी सिस्टम में, अगर सेम कैडर के लोग आते हैं तो फिर लॉटरी होती है। अगर आप अकेले हैं तो फिर कोई नहीं। तो आशा है कि अभी एडमिशन शुरू होने वाले हैं। आप पहले से नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन या स्कूल की नोटिफिकेशन या पेपर्स में देखते रहें और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय में जरूर एडमिशन लें। सो धन्यवाद। एक चीज़ चलते चलते आपको रिमाइंड कर दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बना रहे कोई अन्य अच्छे इसी तरीके के टॉपिकल वीडियोस देने के लिए। धन्यवाद।